हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमने प्रीवियस लेक्चर में संगम एज के बारे में पढ़ा था और इसके साथ साथ हमने चेरा डायनेस्टी के बारे में भी पढ़ा था। आज हम यहाँ पे संगम एज का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम चोला डायनेस्टी से शुरुआत करेंगे। चोला डायनेस्टी में सबसे पहले मैं इनकी हिस्ट्री आपको समझा दूंगी। इसके बाद हम यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट किंग्स है वो देखेंगे, क्योंकि यूपीएससी किंग्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछती है। पर्टिकुलरली हमने प्रीलिम्स में ये इस तरह के क्वेश्चंस देखे हैं, तो ये हमारा फोकस पॉइंट होगा। इसके साथ साथ इनका पॉलिटिकल एक्सपेंशन हम देखेंगे। अब यहाँ पे जो बच्चे नए हैं वो यहाँ प्ले लिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। आपको वहाँ पे प्रीवियस लेक्चर्स लाइन से दिख जाएंगे, तो वहाँ से आप इसे स्टार्ट कर सकते हो। प्लस यहाँ पे अगर आपको इस लेक्चर की या फिर प्रीवियस लेक्चर्स की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी कमेंट सेक्शन बॉक्स में। यहाँ पे मैंने प्रीलिम्स प्लस मेंस इंटीग्रेटेड नोट्स बनाए हैं, तो वहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व इट। तो चलिए अभी हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो चोला डायनेस्टी का हम ओवरव्यू ले लेते हैं। ये मैंने टेबल फॉर्मेट में दे दिया है। टाइम पीरियड से स्टार्ट करेंगे। टाइम पीरियड इनका स्टार्ट होता है 300 BCE से लेके 1279 कॉमन एरा तक। अब ये मोटे मोटे तौर पे 1500 ईयर्स का टाइम पीरियड हमें मिलता है। लेकिन आपको ये समझना है कि चोला पीरियड यहाँ पे कॉन्टिन्यू में नहीं रहा था, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे इंटरप्शंस हुए हैं। ये इंटरप्शंस किस तरह से हुए हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पे जो डायनेस्टी है ये है तमिल डायनेस्टी। इनका जो सिंबल है ये है टाइगर। अर्ली की कैपिटल इनकी थी उरैयूर। इसके बाद इन्होंने अपनी कैपिटल इवेंचुअली चेंज की है। जैसे बाद में पुहर ये एक कैपिटल बनी थी, जिसे हम कावेरीपट्टनम भी कहते हैं। इसके बाद थंजावुर और फाइनली यहाँ पे गंगईकोंडा चोलापुरम। ये किस तरह से हुआ था स्टोरी के फॉर्मेट में मैं आपको समझाऊंगी। इसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रिवर है वो है कावेरी रिवर। ये क्यों इम्पोर्टेंट है तो यहाँ पे इसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है, वो मैं अभी बताती हूँ आपको। इसके बाद इंपॉर्टेंट पोर्ट यहाँ पे ध्यान में रखना है, क्योंकि यूपीसी पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। तो पुहर, कावेरीपट्टनम इसे जो हम कहते हैं, इसके साथ और 2 पोर्ट्स है जो हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पे ये फेमस है स्ट्रॉन्ग नेवी, टेम्पल आर्किटेक्चर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और ओवरसीज एक्सपांशंस के लिए। तो चलिए अभी हम सबसे पहले फेजेस देख लेते हैं चोला हिस्ट्री के कैसे हैं। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे अर्ली चोलास से। अर्ली चोलास हमें दिखते हैं 300 BCE से लेके 300 कॉमन एरा तक। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रूलर्स रहे हैं इन्हें हम कहते हैं करईकाल चोला। इसके बाद यहाँ पे डार्क एज स्टार्ट हो जाती है, जो 3rd सेंचुरी से लेके 9th सेंचुरी तक कंटिन्यू करती है, कॉमन एरा। ओके, यहाँ पे आपको काल भरा डोमिनेशन दिखाई देता है। इसके बाद स्टार्ट होता है मिडाइवल, या फिर आप इसे इंपीरियल चोलास भी कह सकते हो। इनका टाइम पीरियड है 848 से लेके 1070 का कॉमन एरा। यहाँ पे आपको विजयलय से लेके अथिराजेंद्र तक आपको इंपॉर्टेंट किंग्स मिलेंगे, जो मैं अभी आपको बताऊंगी। इसके बाद हम लैटर चोलास देखेंगे, जो कि 1070 से लेके 1279 कॉमन एरा तक दिखते हैं। यहाँ पे कोलोथुंगा फर्स्ट ऑनवर्ड्स आपको इंपॉर्टेंट रूलर्स मिलेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे अर्ली चोलास से। अर्ली चोलास को हम यहाँ पे संगम चोलास भी कह सकते हैं। यहाँ इन्होंने अगर मोटे देखो, जब भी हम यहाँ पे किसी न्यू रूलर को देखेंगे, या फिर लेट्स से अभी हम यहाँ पे अर्ली चोलास देख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अर्ली चोलास कौन से रीजन में रहते थे, या फिर क्या था इनका पर्टिकुलर रीजन। तो जब हम प्रेजेंट का तमिलनाडु देखते हैं तो वहाँ पे जो सेंट्रल तमिलनाडु का रीजन है और आंध्र प्रदेश का जो सदर्न पार्ट है, तो उसका पार्ट ऑफ सदर्न आंध्र प्रदेश यहाँ पे आपको टेरिटरी में मिल जाता है। कैपिटल इनिशियली इनकी उरैयूर ही रही है, बाद में ये शिफ्ट होकर पुहर बनी थी, यानी कि कावेरीपट्टनम। अब तक मुझे लगता है आपको ये नाम अच्छे से याद हो गया होगा। अब पुहर यहाँ पे उस टाइम में एक इंटरनेशनल पोर्ट, कमर्शियल कैपिटल और रोमन ट्रेड का सेंटर बन चुकी थी। अब हमें अर्ली चोलास के बारे में कुछ सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिलती है। इन सोर्सेज के सारे नाम याद नहीं रखने हैं, लेकिन 2 से 3 नाम आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि पट्टिना पल्लई, फिर पुरानारा नूरू, तोल्कापियम। यहाँ पे इसके पहले हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पेरीप्लस, टोलमी, संगम लिटरेचर और अशोकन एडिक्ट्स के बारे में वैसे ही पढ़ा है, तो ये याद रहेगा आपको। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट ग्रेटेस्ट संगम चोला रूलर आते हैं, जिनका नाम है करईकाल चोला। ओके, इसका मतलब होता है द मैन विथ शार्ड लेग्स। ये इसलिए नाम दिया है, इसका मतलब ये होता है इनको बचपन में इंजुरी हो गई थी बिकॉज ऑफ द बर्न्स।
तो ये सफर्ड हुए थे बर्न से, तो इसलिए ये नाम है। दैट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट था, तो मैंने दे दिया। अब यहाँ पे आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले तो है बैटल ऑफ वेनी। बैटल ऑफ वेनी ग्रेटेस्ट मिलिट्री विक्ट्री मानी जाती है इनके टाइम पीरियड में। इन्होंने इसमें चेरास, पांड्यास और कुछ माइनर 11 चीफ्स थे उस टाइम पीरियड में, उनको यहाँ पे डिफीट किया था। रिजल्ट बैटल ऑफ वेनी का ये निकला कि इन्होंने अपनी चोला सुप्रीमेसी को तमिलाकम इस रीजन में एस्टैब्लिश किया। ठीक है, सो तमिलाकम ये वाला रीजन आपको याद होना चाहिए, और ये जो नाम मैंने आपको बताया है बैटल ऑफ वेनी, ये आपको याद होना चाहिए। बाद आता है बैटल ऑफ वहाई परंदलाई। अब यहाँ पे भी ये एक डिसाइसिव विक्ट्री की जैसी ही रही है। यहाँ 9 चीफ्स ने सरेंडर किया था। करईकाल फाइनली यहाँ पे फिर साउथ इंडिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और ग्रेटेस्ट किंग बन गए थे। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स भी लिए हैं, जैसे कि इन्होंने फॉरेस्ट क्लियर किया, इसके बाद इन्होंने कल्टीवेशन को एक्सपांड किया। यहाँ इस वजह से प्रोडक्शन बढ़ा और इन्होंने अपने एग्रीकल्चर को भी इम्प्रूव किया था। तो आप यहाँ पे लॉजिकली भी चीज़ों को याद रख सकते हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉरेस्ट क्लियर करेंगे, फिर लैंड बढ़ेगी। अगर लैंड कल्टीवेशन के लिए बढ़ती है तो ऑफकोर्स यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ेगा, इनकी इकोनॉमी भी अच्छी हुई होगी, और इसे और अच्छा करने के लिए इन्होंने इरिगेशन को भी इम्प्रूव किया है। तो इस तरह से आप चीज़ों को याद रख सकते हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि करईकाल ने कावेरी रिवर के ऊपर इरिगेशन और फ्लड रेगुलेशन किया था, तो इसलिए यहाँ पे कावेरी रिवर इंपॉर्टेंट बन जाती है। ये वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फंक्शनिंग वाटर रेगुलेटिंग स्टोन डैम है। ओके, 2000 साल हो चुके हैं। तो अब आपको यहाँ पे कल्लनईल है उसका इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद इनके बाद यहाँ पे डार्क एज स्टार्ट हो जाता है। डार्क एज यहाँ पे 3rd सेंचुरी से लेकर 9th सेंचुरी कॉमन एरा तक रहता है। देखो क्या हुआ, संगम चोलास डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गए। इसके बाद जो साउथ इंडिया का रीजन था, यहाँ पे ट्रांजिशन पीरियड शुरू हो जाता है, और इसका मेन ट्रिगरिंग पॉइंट या फिर जो मेन रीज़न है, इसे हम कह सकते हैं जो गालभरा इन्वेजन है वो। कालभरा ने यहाँ पे चेरास, चोलास और पांड्यास इन तीनों को भी डिस्प्लेस कर दिया। और कैरेक्टरिस्टिक्स इस टाइम पीरियड के ये है कि यहाँ पे हमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दिखती है, बहुत ही कम इंस्क्रिप्शन दिखते हैं, इस वजह से हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलती है। इसके बाद जो चोलास है ये थोड़े थोड़े सेक्शंस में यहाँ पे हमें दिखते हैं। ठीक है, नॉट एज अ बिग रूलर बट यहाँ पे लोकल चीफ्स के जैसे उरेयूर के आजू बाजू। ठीक है, इसके साथ पल्लवास और पांड्यास इस टाइम पीरियड में अपना डोमिनेंस एग्जर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये डोमिनेंट बन गए थे डार्क एज में। ये आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गया है। ऑलराइट, अब यहाँ पे स्टार्ट होता है रिवाइवल, द इम्पेरियल चोलास जिन्हें हम कहेंगे। तो सबसे पहले तो स्टार्ट होता है विजयालय चोला से, जिनका टाइम पीरियड है 848 कॉमन एरा का। इन्होंने यहाँ पे चोला एम्पायर को फाउंड किया। देखो, चोला एम्पायर किसने फाउंड किया और इंपीरियल चोला एम्पायर किसने फाउंड किया, इसमें आप कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। यहाँ पे डार्क एज आई थी, बहुत सारी पॉलिटिकल यहाँ पे इंस्टेबिलिटी थी, कुछ यहाँ पे ठीक से हो नहीं रहा था। फाइनली यहाँ पे चोलास का रिवाइवल होता है, और इसे हम यहाँ पे इंपीरियल चोलास कहते हैं, और उसके जो फाउंडर है उन्हें हम यहाँ पे कहते हैं विजयालय चोला, और इनका टाइम पीरियड है 848 का। तो इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। विजयालय चोला की अगर बात की जाए तो ये फ्यूडिटरी या फिर वसाल थे पल्लवास के। मैंने आपको बताया यहाँ पे डार्क एज में पल्लवास और पांड्यास ये डोमिनेंट बनना स्टार्ट हो गए थे, और जो चोलास थे ये बस पॉकेट्स में यहाँ वहाँ रह रहे थे। तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है, लॉजिक से याद रखेंगे कि ये यहाँ पे फ्यूडिटरी या फिर वसाल रहे होंगे पल्लवास के। समझ में आया। ये अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे बड़ा इनका अचीवमेंट तो ये रहा है कि इन्होंने थंजावुर को कैप्चर किया और इसे अपना कैपिटल बनाया। इसके बाद इन्होंने मुत्तरायर्स को डिफीट किया है, और जो पल्लवास का इन्फ्लुएंस पहले बहुत था इसे भी कम किया है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन इनके टाइम पीरियड में हुआ है वो है गॉडेस निशुंभा सुद्दीनी का। तो ये नाम आपको याद होना चाहिए कि किसके टाइम पीरियड में हुआ है। अब सक्सेशन लाइन मैंने यहाँ पे दे दी है, लेकिन सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम स्टार्टिंग के 1-2 याद रखेंगे और लास्ट के याद रखेंगे बस। अब सबसे पहले तो हमने विजयालय के बारे में पढ़ लिया है, अब हम आदित्य फर्स्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। आदित्य चोला फर्स्ट, ये यहाँ पे विजयालय के सन हैं। इन्होंने पल्लवास को डिफीट कर दिया फाइनली। इनके फादर ने क्या किया था, इनका जो इन्फ्लुएंस है ये कम किया था। इससे पहले क्या हो रहा था, ये वसाल थे। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, लॉजिकली ही क्रोनोलॉजी के साथ याद रखना है। तो इनके सन ने क्या किया, फाइनली पल्लवास को डिफीट कर दिया, अपनी टेरिटरी को फाइनली एक्सपांड किया। अब यहाँ पे जो आदित्य चोला फर्स्ट थे ये शिवा के डिवोटी रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स
कंस्ट्रक्ट किए हैं, बिल्ड किए हैं अलोंग द रिवर कावेरी। तो कावेरी रिवर यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए भी है। इन्होंने फ्रेंडली रिलेशंस रखे हैं चेरास के साथ, तो यहाँ पे इनके साथ तो कोई झगड़ा नहीं था। इनके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट किंग आते हैं परंतका चोला फर्स्ट, जिनका टाइम पीरियड है 907 से लेके 955 कॉमन एरा का। इन्होंने मदुराई को कैप्चर किया और अपने आप को एक टाइटल दिया। टाइटल क्या है? टाइटल है मदुरई कोंडा। मदुरई कोंडा का मतलब होता है कॉन्करर ऑफ मदुरई। तो मैंने यहाँ पे मदुरई कैप्चर कर दिया, सो आई विल बी कॉल्ड व्हाट? मदुरई कोंडा। ठीक है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे अपने एडमिनिस्ट्रेशन को भी कंसोलिडेट किया है। सो परंतका चोला का नाम यहाँ पे इसके साथ आपको एसोसिएट करके याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंपीरियल रूलर्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो इसमें आएंगे राजा राजा चोला फर्स्ट। इनका टाइम पीरियड है 985 से लेके 1014 कॉमन एरा। ये ग्रेटेस्ट चोला रूलर रहे थे। क्यों इनको ग्रेट किया कहा जाता है? सबसे पहले तो है फर्स्ट रीजन इनका टेरिटोरियल एक्सपेंशन, और सेकंड रीजन मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन। अभी आपको समझ में आएगा। जब हम यहाँ पे टेरिटोरियल एक्सपेंशन की बात करते हैं तो अभी आपको याद होगा कि पहले यहाँ पे कैसी व्यवस्था थी। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ है, इन्होंने पूरे तमिलनाडु को यहाँ पे कॉन्कर कर लिया है। समझ में आया? इसके बाद केरला, नॉर्दर्न श्रीलंका, लक्षद्वीप, मालदीव्स, इवन यहाँ पे कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के पार्ट्स भी। मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने बहुत पावरफुल स्टैंडिंग आर्मी को यहाँ पे बनाया था। तो अगर आपकी स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग आर्मी है तो मतलब आप कितने स्ट्रांग हो ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे फीचर ये है कि इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी भी थी इंडिया में उस टाइम पीरियड में। समझ में आया? और इस वजह से इनका जो एक्सपेंशन है और ये और ज़्यादा स्ट्रांग बनते रहे। इन्होंने ऑर्गेनाइज्ड एफिशिएंट यहाँ पे इन्होंने एफिशिएंट रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को भी ऑर्गेनाइज किया। रेगुलर लैंड सर्विस भी ये किया करते थे। तो ये फीचर्स, ये 4 फीचर्स याद होनी चाहिए। सबसे पहले तो इनकी पावरफुल आर्मी है, ये एक। दूसरा, इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी है, 2। इन्होंने यहाँ पे एफिशिएंट रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन बनाया था, 3। और यहाँ पे रेगुलर लैंड सर्विस होते थे, 4। तो अगर इनके बारे में कहीं पे कुछ पूछ ले तो ये 4 पॉइंट्स यहाँ पे 100% आनी चाहिए। ओके। अब इसमें इनका इंपॉर्टेंट काम ये है राजा राजा चोला फर्स्ट का कि इन्होंने बृहदेश्वर टेम्पल का यहाँ पे बनाया है। यहाँ राजा राजा चोल ने तंजावुर में बृहदेश्वर टेम्पल बनाया है। इस तरह का एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। ये बृहदेश्वर टेम्पल लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। जो जब हम टेम्पल देखते हैं तो हमें ये ग्रेनाइट से बना हुआ मिलता है। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और ये फाइनेस्ट एग्जाम्पल है द्रविडियन आर्किटेक्चर का। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि बृहदेश्वर टेम्पल यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है और इसके ऊपर क्वेश्चन क्यों आ सकता है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं राजेंद्र चोला फर्स्ट, जिनका टाइम पीरियड है 1014 से लेके 1044 कॉमन एरा का। अब ये सन थे राजा राजा फर्स्ट के और इन्होंने अपने फादर ने दिए हुए एम्पायर को और ज़्यादा एक्सपांड किया है। समझ में आया? सबसे पहले तो इनका नॉर्दर्न एक्सपीडिशन इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने डिफीट किया था पाला रूलर महिपाला। तो कैसे याद रखेंगे हम? महिपाल बोल लीजिए या फिर महिपाल। तो इनको ये पाला है और यहाँ पे भी पाला है, तो इस तरह से आप थोड़ा एसोसिएट कर सकते हो। महिपाल आपको दूसरी जगह पे भी मिलेंगे जब हम मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो वहाँ से यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। तो महिपाल रूलर इनको यहाँ पे डिफीट किया था, ये एक याद रखना है। दूसरी बात ये है कि ये गंगा रिवर तक भी पहुँच गए थे और इसीलिए इन्होंने अपना जो टाइटल है ये अडॉप्ट किया। टाइटल है यहाँ पे गंगई कोंडा चोला, यानी कि कॉन्करर ऑफ गंगा। राइट, हमने सिमिलर यहाँ पे ऊपर भी एक देखा था टाइटल, तो ये वाला टाइटल भी आपको याद रखना है। सिंपली पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग चोला रूलर एडॉप्टेड द टाइटल गंगई कोंडा चोला। सिंपल हो गया क्वेश्चन, तो पता होना चाहिए राजेंद्र चोला फर्स्ट। अब इसके बाद इन्होंने इसके ही ऊपर एक न्यू कैपिटल बनाई जो हमने टेबल में देखी थी, गंगई कोंडा चोलापुरम। तो गंगई कोंडा चोलापुरम ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे मैग्निफिसेंट शिवा टेम्पल फाइनली बनाया। नेवल एक्सपीडिशंस की अगर हम बात करें तो इनकी ग्रेटेस्ट नेवल कैंपेन मिडाइवल इंडिया में हम देखते हैं। इन्होंने श्री विजय एम्पायर को कॉन्कर किया था। अब श्री विजय एम्पायर कौन सा है? तो देखो, प्रेजेंट डे में जो हम इंडोनेशिया और मलेशिया का एरिया देखते हैं ना, तो उस रीजन में आपको यहाँ पे श्री विजय एम्पायर मिल जाएगा। यहाँ पे ये इंडियन ओशन के ट्रेड रूट्स को वहाँ से कंट्रोल करते थे और इसीलिए यहाँ पे इन्होंने चोलाज ने अपना डोमिनेंस बनाया था
व्हेन इट कम्स टू मैरिटाइम पावर इन एशिया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंस है चोलास का। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं चोलास का डिक्लाइन, जो स्टार्ट होता है कुलुथुंगा चोला फर्स्ट से, ठीक है। चालुक्य चोला लीनियज है ये थोड़ा बहुत। तो इसमें क्या हुआ है कि मेजर रीज़न डिक्लाइन का तो ये है कि सबसे पहले तो इस टाइम पीरियड में फिर से पांड्यास का राइज हमें दिखा। इसके साथ साथ होयसला भी एक्सपांशन कर रहा था, चालुक्य का कन्फ्लिक्ट चल रहा था। अब ये सारी एक्सटर्नल चीज़ें तो हो ही रही है, इसके साथ साथ इनका इंटरनल सक्सेशन डिस्प्यूट भी चल रहे थे। और इनके बाद यहाँ पे बहुत सारे वीक लैटर रूलर्स आए हैं, और इन सारी रीजंस की वजह से हमें फाइनली चोलास का डिक्लाइन दिखता है और फाइनली इनका एंड हो जाता है, एम्पायर का एंड हो जाता है। जो लास्ट रूलर थे इनके एम्पायर के वो थे राजेंद्र चोला थर्ड। इनका टाइम पीरियड है 1279 कॉमन एरा। ओके, टेरिटरीज जो थी वो सारी यहाँ पे पांड्याज ने एब्जॉर्ब कर ली, और जो सक्सेसर स्टेट्स बने इसमें से ही, तो इसमें हम यादवास को देखते हैं, काकातीयास, होयसल्या और पांड्यास, इन सबको यहाँ पे देखते हैं। ओके, अब जो यूपीएससी के प्रीलिम्स फैक्ट्स है वो सब मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, मेंस के रिलेटेड चीज़ें भी दे दी है, पीवाईक्यू थीम्स जो हमें कवर की है ये सारी दे दी है रिवीजन के लिए। अब जो फोर्थ पार्ट है वो हम देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारा फोकस होने वाला है संगम एज में, चोला डायनेस्टी में, चोला एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। इसके बाद हम यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देखेंगे कि जो कि बहुत ही डिफरेंट फीचर हमें यहाँ पे दिखता है और ये इंपॉर्टेंट भी बन जाता है, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसके बाद इस टाइम पीरियड में इकोनॉमी कैसे रही थी, सोसाइटी और कल्चर कैसे रहा था। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे ये चाहती हूँ कि जब आप इसे जो पार्ट मैं आपको समझाने वाली हूँ ये आप पढ़ेंगे, उसके साथ साथ जो हमारा अभी पैरेलल सिस्टम जिस तरह से चल रहा है तो उससे आप थोड़ा बहुत रिलेट कीजिए और पैरेलल्स बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे कि जब हम यहाँ पे चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं तो चोलास का जो ये एडमिनिस्ट्रेशन था ये एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमें दिखता है मिडाइवल इंडिया में। क्यों दिखता है, तो दो रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि हमें यहाँ पे मिलेगा स्ट्रॉन्ग सेंट्रल मोनार्की। क्या है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल मोनार्की है, लेकिन हमें इसके साथ मिलता है हाईली डेवलप्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और ये अपने आप में ही बहुत अलग बात है, बढ़िया बात है, ठीक है। तो ये दो कीवर्ड्स तो बिल्कुल हमेशा आने चाहिए जब भी हम यहाँ पे चोलास के बारे में बात करेंगे। समझ में आया क्यों ये मोस्ट एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है मिडाइवल इंडिया की। दो चीज़ें कंबाइन हुई है, फिर से रिपीट करती हूँ, सेंट्रल मोनार्की, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल मोनार्की प्लस हाईली डेवलप्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, दोनों का भी कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे मिल रहा है। अब देखिए नेचर कैसा था गवर्नमेंट का, पहले तो इनकी हेरिडेटरी मोनार्की हमें दिखती है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑफकोर्स ब्यूरोक्रेसी भी एफिशिएंट ही होगी क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को इतने अच्छे से कर रहे हैं। इसके साथ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, डिसेंट्रलाइज्ड है, बहुत बड़ी बात है जब हम यहाँ पे पैरेलल्स ड्रॉ करते हैं हमारी करंट मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, राइट। इसके बाद एक्सटेंसिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम हमें यहाँ पे दिखता है। अभी हम अगर किंग की बात करें तो किंग यहाँ पे है सुप्रीम एग्जीक्यूटिव, इसके साथ साथ सुप्रीम मिलिट्री कमांडर, सुप्रीम जुडिशियल अथॉरिटी और हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे किंग ये सारा सब है तो मतलब किंग स्ट्रांग है, अगर किंग स्ट्रांग है तो सेंटर स्ट्रांग है। सिमिलर चीज़ हमने यहाँ पे अशोकन टाइम पीरियड में देखी थी, अगर आपको याद हो तो आई होप यहाँ पे आप पैरेलल्स ड्रॉ कर पा रहे होंगे। इसके साथ साथ कुछ रॉयल टाइटल्स इंक्लूडेड है जो वन वर्ड एसोसिएशन से आपको थोड़ी बहुत आइडिया होनी चाहिए, जैसे कि चक्रवर्तीगल, त्रिभुवन चक्रवर्ती, परकेशरी एंड राजकेशरी। तो ये सारे टाइटल्स यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। इनके साथ यहाँ पे हमें दिखता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें जो किंग है वे इनको असिस्टेंस मिलता था। किससे असिस्टेंस मिल रहा है यहाँ पे, मिनिस्टर्स, मिलिट्री फोर्सेस, रेवेन्यू ऑफिसर्स, सेक्रेटेरिएट्स, प्रोविंशियल गवर्नर्स एक्सेट्रा। ऑलराइट, तो ये यहाँ पे टाइम पे जो चीज़ें हैं ये याद रखनी है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स की। एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में ये जो वर्ड्स है ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। हो सकता है कि यूपीएससी सिंपली आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन में ये मंडलम क्या होता है, वालनाडु क्या है, नाडु क्या है, कुरम या फिर कोट्टम क्या है ये पूछे, या फिर ऐसा करे कि आप इसे असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। ऐसा भी क्वेश्चन इसे पूछा जा सकता है। या फिर वन वर्ड एसोसिएशन से पूछ लेंगे कि मंडलम का मतलब क्या होता है या फिर नाडु का मतलब क्या होता है। ओके, तो क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी ने पहले पूछे हैं तो यहाँ से ये पूछ सकते हैं, तो हम यहाँ पे ये वर्ड्स याद करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है मंडलम। मंडलम को हम यहाँ पे प्रोविंस कहेंगे। ये गवर्न किया जाता था रॉयल प्रिंसेस या फिर ट्रस्टेड गवर्नर्स के द्वारा। फिर वालनाडु, वालनाडु यानी कि डिवीजन ऑफ मंडलम्स। नाडु में यहाँ पे ये ग्रुप्स है विलेजेस का।
पुरम या फिर कोट्टम को हम यहाँ पे कहेंगे ग्रुप्स ऑफ विलेजेस या फिर सब डिविजन्स। इसके बाद यहाँ पे आता है उर, विलेजेस भी आप कह सकते हो, लेकिन उर यानी कि स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। उर है, छोटा सा है, तो स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, तो इस तरह से भी आप यहाँ पे याद रख सकते हो। अब नाडु देखते हैं, तमिलनाडु है ना, राइट, तमिलनाडु में नाडु है, तो यहाँ पे ये नाडु का मतलब क्या है, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनके फंक्शंस ही इतने इंपॉर्टेंट है। कैसे फंक्शंस? जैसे कि ये यहाँ पे जो नाडु है ये रेवेन्यू भी कलेक्ट कर रहे हैं, इरिगेशन, लॉ एंड ऑर्डर, जुडिशरी, ठीक है, एग्रीकल्चर सुपरविजन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे की जा रही है। तो ऑफकोर्स इट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। तो असेंबली ऑफ नाडु जो है इसे हम नत्तर कहते हैं। तो ये कीवर्ड आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे आती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बारी। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ द चोलास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, ऐसा विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। देखिए आप, ये क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है? क्योंकि हमने देखा था कि यहाँ पे सेंटर स्ट्रांग है। समझ में आया कि ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। डिस्पाइट ऑफ दैट यहाँ पे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा है जो कि इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे फीचर बन जाता है सेपरेटली। सोर्सेस यहाँ पे है हमारे पास, हमारा जो भी नॉलेज आता है वो मेनली यहाँ पे उत्तरामेरूर नाम का एक इंस्क्रिप्शन है उससे आता है। 919 कॉमन एरा या फिर 921 कॉमन एरा ये टाइम पीरियड रहा होगा। परंतिका फर्स्ट पीरियड का ये है, तो ये एक आपको याद रखना है। ये इंस्क्रिप्शन हमें अर्लीस्ट डिटेल्स देता है कि डेमोक्रेटिक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रहा था। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। अब हमें यहाँ पे 3 टाइप के विलेज असेंबलीज मिलती है। सबसे पहले तो है उर। उर मतलब क्या? विलेज असेंबली। किसकी विलेज असेंबली? जो ऑर्डिनरी विलेजेस होती है उनकी असेंबली। मेंबर्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर आपको मेंबर बनना है तो आप ऐसे मेंबर होने चाहिए जो ऑल टैक्स पेइंग रेसिडेंट हो। ओके, आपका काम क्या होगा? आप यहाँ पे जो रोड्स है उसका मेंटेनेंस करेंगे, टैक्सेस का कलेक्शन करेंगे, इरिगेशन को अच्छे से देखेंगे, और अगर कोई लोकल डिस्प्यूट हो रहा है उसे सॉल्व करेंगे, और पब्लिक का जो काम होता है, पब्लिक वर्क्स जिसमें आती है बाकी की चीज़ें, वो सारी यहाँ पे कवर हो जाएगी। बाद में आता है सभा, या फिर इसे महासभा भी कहीं कहीं कहा गया है, जिसमें हम बात करते हैं असेंबली ऑफ ब्रह्मदेया विलेजेस। अब ब्रह्मदेया मतलब क्या होता है? विलेजेस ग्रांटेड टू द ब्राह्मीन्स। यूपीएससी में प्रीलिम्स में एक पेयर्स में क्वेश्चन आया था जिसमें इन्होंने यहाँ पे ब्राह्मीन्स के बारे में ऐसा कहा गया था कि विलेजेस ग्रांटेड टू द ब्राह्मीन्स, इसे क्या कहा जाता है? वो पेयर यहाँ पे गलत थी। हाउएवर यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? तो याद रहेगा ये जो है ब्रह्मदेया, ये क्या होता है? ब्रह्मदेया विलेज का मतलब ये होता है, ऐसे विलेजेस होते हैं जो कि ब्राह्मण्स को ग्रांट किए जाते हैं। इस टाइम पीरियड में ये चीज़ें होती थी। मोस्ट पावरफुल विलेज इंस्टीट्यूशन आप इसे कह सकते हैं। फंक्शंस क्या है इनके? सबसे पहले तो ये लैंड मैनेजमेंट करेंगे, रेवेन्यू कलेक्शन करेंगे, जुडिशियल वर्क देखेंगे, टेम्पल मैनेजमेंट, इरिगेशन, वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे की जाएगी। इसके बाद फाइनली आता है नगरम। नगरम में हम बात करेंगे असेंबली ऑफ द मर्चेंट्स और ट्रेडर्स की। फंक्शन इनका ये है कि ये ट्रेड रेगुलेशन करेंगे, कमर्शियल टैक्सेशन, मार्केट मैनेजमेंट और गिल्ड एक्टिविटीज़, ये सारी नगरम में आ जाएगी। तो ये तीनों भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। फाइनली हमारे पास आता है विलेज कमिटीज़ और इलेक्शन प्रोसीजर। ये इस टाइम पे कैसी रही थी? सबसे पहला तो कीवर्ड यहाँ पे है वरियम्स। अब ये क्या है? ये डिफरेंट कमिटीज़ है जो स्पेसिफिक फंक्शंस को लेके बनाई जाती है। जैसे कि आप 2-3 एग्जांपल्स याद रखिए। वरियम तो एक कीवर्ड याद होना चाहिए, इसे एक्सप्लेन कर दिया और 2-3 एग्जांपल्स दे दिए। जैसे कि गार्डन की कमेटी हुआ करती थी, टैंक कमेटी, जस्टिस कमेटी, गोल्ड कमेटी, अकाउंट्स कमेटी और टेम्पल कमेटी। इसके बाद ये वाला कीवर्ड है, हो सकता है आपको पेयर में या फिर एक सिंपल स्टेटमेंट के फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज कुदावोलाई सिस्टम, यानी कि पॉट टिकट सिस्टम। तो इसमें ऐसा है कि सारे लोग यहाँ पे जमा हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे कुछ एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे जो अलग से रहेंगे। अब ये जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है इनका नाम एक पाम लीफ के पत्ते पे लिखा जाएगा। अब ये जो पत्ता होगा ये हम एक पॉट में डाल देंगे, फिर किसी भी एक छोटे बच्चे को बुलाएंगे और उसको बोलेंगे कि ये देखो ये सारे पत्ते हैं पाम लीव्स, इसमें से किसी एक को आप उठाओ। तो वहाँ से एक जो पत्ता है ये उठाया जाएगा और फाइनली यहाँ पे जिनका भी नाम आएगा वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। सो द सिलेक्टेड पर्सन बिकम द कमिटी मेंबर। इस तरह से यहाँ पे इस प्रोसेस को बनाया जाता था। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो सिलेक्शन होता था वो लॉटरी के
माध्यम से हुआ करता था एलिजिबल कैंडिडेट्स का, और हमारा जो अब मॉडर्न इलेक्शन है उसकी जैसा ये नहीं है। तो आप थोड़ा सा पैरेलल्स यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे मेंबरशिप की क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशंस के बारे में भी दिया था। देखिए कितनी स्पेशल बात है, हमने ये अब तक कभी पर आप कहीं पे पढ़ा नहीं है, तो इसलिए ये स्पेशल बन जाता है। क्वालिफिकेशंस में इन्होंने कहा था कि जो भी मेंबर होंगे ये 35 से लेकर 70 ईयर की इनकी एज होनी चाहिए, ये टैक्सेबल लैंड ओन करते हो, इनका खुद का घर हो, ठीक है। इसके साथ साथ जो वेदास है इसमें ये इनकी महारत हो, वेल वर्स्ड हो ये, ठीक है। फॉर सभा कमिटीज़ के लिए पर्टिकुलरली इनका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, और ये ऐसे व्यक्ति है जो अपने टैक्सेस को भी रेगुलर पे कर रहे हैं। देखिए कितने अच्छे क्वालिफिकेशंस यहाँ पे दिए हैं, राइट। अब ये आप थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हो हमारे जो प्रेजेंट मॉडर्न सिस्टम है उससे, ओके। इसके बाद यहाँ पे आता है डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन में आप अगर फेल हो जाते हो अपने अकाउंट्स को सबमिट करने के लिए, आपने किसी क्राइम को कन्विक्ट किया है, आपने चोरी की है, आप गिल्टी हो करप्शन के मामले में, आप कंटिन्यू में सर्व किए जा रहे हो विदाउट एनी काइंड ऑफ इंटरवल, तभी भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और अगर आपने पब्लिक फंड्स को मिसयूज़ किया है तब भी आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये थे ग्राउंड्स डिस्क्वालिफिकेशन के, कहीं पे आप मेंशन कर सकते हो, राइट। इट इज़ सिंपल एंड इट्स वेरी डिफरेंट फीचर, है ना। इसके बाद सिग्निफिकेंस यही है, अगर आपको कंक्लूजन में भी कहीं पे लिखना हो, दैट इट वाज हाईली डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमें जनरली दिखता नहीं है। पब्लिक का पार्टिसिपेशन यहाँ पे इंश्योर किया गया था, अकाउंटेबिलिटी थी, हमने अभी ऊपर देखा है अकाउंटेबिलिटी का एग्जाम्पल, क्वालिफिकेशन है, डिस्क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी है ना। कमेटी की सिस्टम है प्रॉपरली, एफिशिएंट टैक्स कलेक्शन हो रहा है, लोकल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करने की कोशिश की जा रही है। सो इट इज रिगार्डेड एज द वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द ग्रास रूट डेमोक्रेसी इन प्री मॉडर्न इंडिया। तो हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछ ले कि यहाँ पे इस टाइम में पीरियड में कैसी थी ग्रास रूट डेमोक्रेसी इन प्री मॉडर्न इंडिया। आपको क्या लगता है कि जो प्रेजेंट की ग्रास रूट डेमोक्रेसी है इससे हम क्या सीख सकते हैं, या फिर आप कंपेयर कीजिए, है ना, पैरेलल्स ड्रॉ कीजिए, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है ना। तो इसलिए ये मैंने आपको दे दिया। अब इसके बाद आती है रेवेन्यू सिस्टम और इरिगेशन की बारी, जिसमें जो मेन सोर्स था इनकम का था वो था लैंड रेवेन्यू। बाकी के सोर्सेज भी थे जैसे कि कस्टम ड्यूटीज, ट्रेड टैक्सेस, ठीक है, प्रोफेशन टैक्सेस, सॉल्ट टैक्स जिसे कहते हैं, जुडिशियल फाइन्स, पोर्ट ड्यूटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाद में यहाँ पे लैंड सर्वे होता था, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। क्यों लैंड सर्वे किया जाता था, बस ये इंश्योर करना चाहते थे कि जो टैक्सेशन है ये फेयर तरीके से हो जाए, इसलिए हम यहाँ पे रेगुलरली मेजर करेंगे लैंड को। इसमें हम रेवेन्यू असेसमेंट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से रहेगा, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, हम लैंड का क्लासिफिकेशन करेंगे। अगर हम जब लैंड का क्लासिफिकेशन करेंगे उसमें भी देखेंगे कि अगर यहाँ पे लैंड का पीस है क्या ये फर्टाइल है, कितना ज़्यादा फर्टाइल है, इसका इरिगेशन की जो सुविधा है कितनी अवेलेबल है, किस तरह से है, जो क्रॉप ग्रो हो रहे हैं वो किस तरह से हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के यहाँ पे लैंड क्लासिफिकेशन किया जाएगा। इसके बाद इरिगेशन की बारी, जिसमें इन्होंने टैंक्स, कनाल्स और रिजर्वायर्स को, इसके साथ डैम्स को भी कंस्ट्रक्ट किया था। मैंने अभी आपको ऊपर एग्जाम्पल दिया था यहाँ पे कल्लनई का, जिसे हम ग्रैंड एनकट कहते हैं। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो करईकाल चोला के द्वारा बनाया गया था। कहीं पे भी अगर आपको लिखना हो तो प्लीज़ आप यहाँ पे इस एग्जाम्पल को, यहाँ पे कुछ मर्चेंट गिल्ड्स रहे हैं, 2-3 एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, जैसे कि अनूरुवर, इसके बाद मणिग्रामम, अंजुवनम, नानादेसी और वलंजियर। तो ये जो सारे थे ये मर्चेंट गिल्ड्स थे, और ये यहाँ पे फ्लरिश हो सके क्योंकि यहाँ इनको रॉयल पैट्रोनेज मिला, और इस वजह से ये इन्होंने अक्रॉस एशिया ट्रेड किया है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है। टेम्पल इकोनॉमी की अगर बात करूँ तो ये सिर्फ रिलीजियस पर्पसेस के लिए टेम्पल्स यूज़ नहीं होते थे, बाकी के फंक्शंस भी यहाँ पे टेम्पल्स का काम करते थे। ये इकोनॉमिक सेंटर हुआ करता था, इसके साथ साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी, बैंक, एम्प्लॉयर्स सारे यहाँ पे रहते थे, और कल्चरल सेंटर्स भी ये हुआ करता था। मतलब कि टेम्पल इस टाइम का सिर्फ एक ही चीज़ को यहाँ पे सर्व नहीं कर रहा है, मल्टीपल फंक्शंस रहे थे इस टाइम के टेम्पल के। तो हम इसे टेम्पल इकोनॉमी भी कह सकते हैं। इकोनॉमिक फंक्शन जैसे कि आप यहाँ पे लैंड ग्रांट्स रिसीव कर रहे हो, जो ग्रेन्स होते हैं इसे स्टोर कर रहे हो, एडवांस लोन्स दिए जा रहे हैं, इरिगेशन को मैनेज किया जा रहा है, आप यहाँ पे आर्टिशंस को एम्प्लॉयड कर रहे हो, आप क्राफ्ट प्रोडक्शन को इनकरेज कर रहे हो, मर्चेंट्स को सपोर्ट किया जा रहा है, मार्केट्स बनाई जा रही है टेम्पल के अराउंड, टाउन्स के अराउंड, है ना। तो इस वजह से मैंने कहा कि टेम्पल यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेजर सेंटर बन जाता है अर्बनाइजेशन का, इसलिए हम इसे टेम्पल इकोनॉमी कह रहे हैं। तो ये हेडिंग भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो।
इसके बाद आता है सोसाइटी और रिलीजन का पॉइंट, जिसमें सोसाइटी कास्ट बेस्ड थी। यहाँ पे ऑक्यूपेशन, विलेज कम्युनिटी भी इंक्लूड हो जाती है। यहाँ पे हमें रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं एज कम्पेयर टू द नॉर्थ इंडिया। सबसे पहले तो हम बात करते हैं सोशल फीचर्स की, जिसमें जो ब्राह्मण्स है ये हाई स्टेटस एंजॉय करते थे। जो वेलालास होते थे ये डोमिनेंट लैंड होल्डर्स थे। आर्टिशंस अपने आप को गिल्ड्स में ऑर्गेनाइज करते थे। मर्चेंट कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्फ्लुएंशियल थी ही। इसके साथ साथ हमें एविडेंस दिखता है चाइल्ड मैरिज का। चाइल्ड मैरिज का भी एविडेंस में आपको मिलेगा, और सती भी यहाँ पे जो लेटर चोला की इंस्क्रिप्शंस है वहाँ पे इसका मेंशन हुआ है। तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी है और कुछ बहुत नेगेटिव चीज़ें भी है, जैसे कि यहाँ पे देवदासी की सिस्टम भी एग्जिस्ट करती थी टेम्पल में। ओके, इसके बाद आपको जो नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है वो है राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड कास्ट, जिसमें हमको दिखता है वलंगई। वलंगई का मतलब होता है राइट हैंड कास्ट। यहाँ पे ये लोग मोस्टली एग्रीकल्चरलिस्ट है या फिर लैंड ओनर्स है। वर्सेस यहाँ पे आपको दिखता है इंदनगई, या फिर इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड कास्ट, जो मोस्टली कॉन्स्टिट्यूट करते हैं आर्टिशंस, ट्रेडर्स और क्राफ्ट्समैन को। ओके, तो ये दोनों भी क्लासेस का हमें क्लैश दिखता है। किस लिए क्लैश है? प्रिविलेजेस के लिए। ओके, अगर मैं विमेन की कंडीशन की बात करूँ तो कुछ सर्टन केसेस में विमेन यहाँ पे प्रॉपर्टी को ओन कर पाती थी। ओके, यहाँ पे विमेन का डोनेशन भी किया जाता था एज अ टेम्पल डोनेशन। यहाँ पे ये पार्टिसिपेट कर पाती थी कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज़ में, और ये डांसर्स की जैसे भी सर्व हुई है, जिसे हम देवदासीज के अंडर ला सकते हैं। पोएट्स और पैट्रॉन्स भी कुछ विमेन रही है। रिलीजन की अगर बात करूँ तो मेन रिलीजन यहाँ पे शैविज्म था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने यहाँ पे वैष्णविज्म को पैट्रोनाइज नहीं किया। तो शैविज्म मेन है, यहाँ पे वैष्णविज्म को भी पैट्रोनाइज किया है। देखिए, हमने सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चंस भी देखते हैं तो यहाँ पे बुद्धिज्म और जैनिज्म को क्लब करके क्वेश्चन पूछा जाता है, और कभी कभी शैविज्म और वैष्णविज्म को क्लब करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे चारों भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो समझ में आया ना, यहाँ पे पैट्रोनाइज किया गया है वैष्णविज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी। और इससे हमें ये पता चलता है कि इस टाइम पीरियड में हमें रिलीजियस टॉलरेंस मिला था। ओके, इसके बाद आर्ट, आर्किटेक्चर और स्कल्पचर की बात करते हैं। चोलास यहाँ पे द्रविडियन स्टाइल्स के लिए माने जाते हैं। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको जो टेम्पल्स अगर हम देखें तो जो ये ऊपर का ऐसा होता है ना, ऐसा, इसे हम विमान कहते हैं। तो टॉल विमान हमें दिखते हैं, गोपुरम्स दिखते हैं। जब हम यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको टेम्पल की इमेज देख के बताऊंगी कि विमान कैसे होते हैं, मैसिव गोपुरम्स वगैरह कैसे होते हैं, स्टोन टेम्पल्स कैसे हैं, स्कल्पचर क्यों हम इसे एक्सेलेंट कहते हैं, ब्रॉन्ज आइकन्स हमें उसमें दिखते हैं। तो ये सारे यहाँ पे फीचर बन जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स आते हैं, जैसे कि हमने पहले ही देखा है बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में, जो कि राजा चोला फर्स्ट ने बनाया था तंजावुर में। ठीक है, इसके बाद आता है गंगईकोंडा चोलापुरम टेम्पल, जो कि राजेंद्र चोला फर्स्ट ने ही बनाया है गंगा एक्सपीडिशन के बाद। फिर यहाँ पे आता है दर्शुराम टेम्पल, जो कि बनाया गया था राजा सेकंड के द्वारा। ये फेमस है, ठीक है, स्पेशली स्टोन कार्विंग्स के लिए। तो ये यहाँ पे हो गए। अब बाद में यहाँ पे आता है चोला ब्रॉन्ज स्कल्पचर। इसमें ये इन्होंने फाइनेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स को बनाया है। इसमें सबसे बेस्ट जो टेक्निक यूज़ की है वो है लॉस्ट वैक्स टेक्निक। हमारे पास बहुत फेमस एग्जांपल है, आपने इसके बारे में सुना होगा, नटराजा के ऊपर वैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है। तो नटराजा यहाँ पे इसका बेस्ट एग्जांपल है ब्रॉन्ज फिगर का। ठीक है, यहाँ पे शिवा को दिखाया गया है एज अ कॉस्मिक डांसर। ओके, यहाँ पे कुछ फीचर्स है और उसके मीनिंग्स मैंने दिए हैं, जैसे कि ड्रम। अब यहाँ पे जब हम नटराजा का फोटो देखेंगे तो उसमें आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जो हम आर्ट एंड कल्चर की इसमें देखेंगे ही, पर यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स है जो यहाँ एक्सप्लेन करते हैं कि क्या रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें ड्रम दिखता है जब हम नटराज की तरफ देखते हैं, जिसे हम डमरू भी कह सकते हैं। तो ये दिखाता है क्रिएशन को। फायर जो है वो दिखाता है डिस्ट्रक्शन को। रेज्ड फुट मतलब कि नटराजा का एक फुट रेज है, ठीक है, तो ये लिबरेशन दिखाता है। इसके बाद एक कीवर्ड आता है हमारा ड्रॉप्स, इसका मतलब होता है इग्नोरेंस, और फिर सर्कल ऑफ फ्लेम्स, जिसका मतलब होता है कॉस्मिक साइकिल्स। तो हम इसे फिर से देखेंगे। इसके बाद लिटरेचर और एजुकेशन में तमिल और संस्कृत के ऊपर हमें फोकस दिखता है। यहाँ पे काम दिए हुए हैं जो संस्कृत और तमिल में हमें दिखते हैं, और उनके ऑथर्स। ये याद रखना जरूरी है क्योंकि आपको पेयर के फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर तो आता है यहाँ पे कंबा नारायणम। तो कंबा से आप यहाँ पे कंबन, ये ऑथर को याद रख सकते हो। यहाँ पे इसे राम अवतारम भी कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है पेरिया पूर्णम, जो ऑथर है वो है शेकीजर। तो यहाँ पे एक बार एक टेबल में दे देंगे शेकीजर और उसके सामने लिख देंगे कि पेरियम पूर्णम। तो क्या ये
पेयर सही है कि गलत है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए याद रखना है। फिर यहाँ पे आता है नलयिरा दिव्या प्रबंधम, जिनकी जो ऑथर है वो है अलवर्स। तेवरम हाइम्स आते हैं जो कि नयनमर्स के द्वारा लिखे गए हैं। अब मैंने आपको ऊपर बताया था कि टेम्पल्स यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के जैसे एक्ट करते थे, तो इसमें एजुकेशनल सेंटर्स में 2-3 एग्जाम्पल्स हम याद रखेंगे, जिसमें सबसे पहले तो है कांचीपुरम, फिर चिदम्बरम और एन्नयीरम। तो इसमें से कोई भी जो 2 याद रहे वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब इसमें जो सब्जेक्ट्स है, इसमें वेदास, ग्रामर, फिलोसॉफी, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी, ये सारे सब्जेक्ट्स कवर किए गए हैं। मिलिट्री और नेवी में चोलाज ने, मैंने आपको ऊपर बताया था कि इनकी स्टैंडिंग आर्मी रही थी, लेकिन इनकी बहुत पावरफुल नेवी भी थी, कैवलरी भी इनकी थी, इन्फेंट्री और एलिफेंट ट्रूप्स भी इनके पास थे। सो स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी इन द मिडाइवल इंडिया, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो चोला के नेवल अचीवमेंट्स में जो श्रीलंका को कॉन्कर किया था वो एक पॉइंट आ जाएगा। इसके साथ मालदीव्स को कॉन्कर किया, श्री विजय, तो इनको जो डिफीट किया था ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यहाँ बे ऑफ बंगाल के ट्रेड को ये कंट्रोल करते थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसके साथ साथ जो बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है हिस्टोरियन के द्वारा एज अ चोला लेक एज वेल। ओके, सो व्हाट इज अ चोला लेक? बे ऑफ बंगाल का उस टाइम का जो रीजन था उसे चोला लेक के जैसे बहुत लोग रेफर भी करते हैं, आई मीन द हिस्टोरियंस। तो इसके साथ मैंने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो दे दिए हैं, तो यू हैव टू रिवाइज दैट। ओके, अब यहाँ पे हमने चोलास को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पांड्यास को कवर करेंगे, ठीक है। पांड्यास में हम यहाँ पे पांड्या डायनेस्टी, संगम सोसाइटी, रिलीजन, इकोनॉमी और कंपैरेटिव एनालिसिस इसका करेंगे, और इसके साथ हम लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। ओके, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व इट। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।